नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार आपका एक और नए इस लाइव पॉडकास्ट वीडियो में। देखिए, आप सभी लोग जैसा जानते हैं, हमारे साथ हमारे बड़े भाई समाज सेवी आरटीआई एक्टिविस्ट श्रीमान भुवन पोखरिया जी हैं। पोखरिया जी, आपका स्वागत है हमारे पोर्टल पर। सभी को प्रणाम, आपको प्रणाम। आज जैसा कि सुबह की ये प्रातकालीन बेला है और आप सभी लोग अपने अपने कामों पर जा रहे होंगे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वर्कअराउंड हो रहा है और हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उठापटक, राजनीतिक उठापटक भी चल रही है, बयानबाजी भी चल रही है और जो हमारे आवश्यक काम हैं उनमें अनावश्यक रूप से देरी भी हो रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर व्यस्ततम समय से पोखरिया जी के मैंने इनसे समय लिया और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय दिया मुझे। आप छोटे भाई की तरह मेरे को स्नेह करते हैं और जो लीगल प्रोसेस होते हैं और लीगल चीज़ें होती हैं उनके बारे में आप मुझे जानकारी देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद है सर। तो मैं पोखरिया जी आपसे सबसे पहले तो ये कहूँगा, आपको साधुवाद दूंगा क्योंकि आप क्षेत्र हित में, जनहित में बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं और मुद्दे जो हैं आप माननीय न्यायालय में जो लोगों की जनहित याचिका उस पर उसकी पैरवी भी करते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आजकल का समय में क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या फिर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके क्या प्लान्स चल रहे हैं अभी, क्या जनहित के मुद्दे आप? देखिए, मैं इस समय सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप लगातार जो क्षेत्र की मुख्य ज्वलंत जो क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं आप उन्हें फोकस करते हैं, हम सभी का ध्यान आकृष्ट कराते हैं, जनप्रतिनिधियों का वर्जन लेते हैं और डायरेक्ट एक संवाद स्थापित करते हैं। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जो अभी वर्तमान की जो बात है, मैं वर्तमान में जो मेरा जो जिस कार्य पर मैं लगा हूँ वो कार्य है मेरा सबसे पहले कि दैवीय आपदा, बाढ़, फ्लड प्रोटेक्शन, पूरा जो मेरा ध्यान है इस समय वह बाढ़ आपदा से बचाव की दशा में है। ठीक। नंधौर नदी का विकराल रूप, मुश्किल से 1.5 माह बचा है बाढ़ आने का। ऐसी हल्द्वानी की गौला नदी, सूखी नदी, यानी कि मेरे जनपद के अंदर जितना मैं कर सकता हूँ, खासकर लालकुआ विधानसभा के अंतर्गत, तो मेरा जो मुख्य फोकस है इस टाइम वो फ्लड प्रोटेक्शन पर है कि कैसे आने वाली बाढ़ आपदा से क्षेत्र को बचाया जाए, जनहानि को बचाया जाए, बहुमूल्य अमूल्य वन भूमि धरोहर जंगलों को बचाया जाए, रेवेन्यू लैंड को बचाया जाए, सरकारी संपत्तियों को बचाया जाए। इस पर मेरा ध्यान है आजकल। ठीक, बहुत बढ़िया। और मैं आपका ध्यान जो आपका अपना गृह क्षेत्र है चोरगलिया, उसकी तरफ लेके जाना चाहूँगा। जैसे आपने देखा कि विगत कई दिनों से चोरगलिया की महिलाएं, सबसे पहले तो एक बार बधाई है चोरगलिया के सभी जितने भी जन लोग हैं उन सबको, क्योंकि वो एकजुट रहते हैं और संगठन में शक्ति होती है, ये आप लोगों ने दिखाया है और मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं चोरगलिया के लोगों से। गोलापार चोरगलिया को मैं अलग नहीं मानता सर, लेकिन क्या है कि गोलापार का ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा बिखरा हुआ है। यस, लोग संगठित नहीं होते एकदम से। yes. तो मैं कोशिश और हमारी साझा कोशिश है कि हम लोगों को संगठित करें और अपनी जो जनहित के काम है उनको करें। तो बहरहाल जो चोरगलिया में जो विगत कई दिनों से महिलाएं स्पेशली जो शराब की भट्टी खुली है उसको लेकर धरना दे रही हैं कई दिनों से, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि क्षेत्र में एकाएक शराब की भट्टी खुल जाना, जबकि हमारे पास चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं, को मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, उनका ना होना और शराब की भट्टी का एकाएक आ जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ज्वलंत जो इस समय जो मामला मेरे क्षेत्र चोरगलिया का है, वहाँ पर जो गांव के बीचों बीच जो शराब भट्टी खोली गई है उसके विरोध में क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि और सबसे भारी तादाद में मातृशक्ति, क्योंकि इस शराब का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो झेलती हैं वो हमारी मातृशक्ति झेलती है। मैं भी एक माँ का बेटा हूँ। तो अभी वर्तमान की जो स्थिति है, आप देखिए कितनी हैरत की बात है। एक बार जब गोलापुर पर आप और हम थे, जब अप्रोच रोड के लिए आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, हाँ जी, तो नवरात्र का टाइम था। हाँ। तो आपने मुझसे पूछा था शराब के बारे में। तो देखिए विडंबना, देखिए आप, राज्य सरकार की, छोटा सा उत्तराखंड राज्य है, सबसे बड़ी बात यह है कि नवोदित राज्य है, हमारे पास कुछ नहीं है। इस राज्य को कैसे सजाया जाए, संवारा जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। लेकिन हैरत की बात यह है कि राज्य सरकार ने चोरगलिया क्षेत्र में, जहां भट्टी थी ही नहीं, आज से 25-30 साल पहले जब एक बार भट्टी वहां खुली, तो उन समस्त मातृशक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसमें से कई माताएं हमारी, उनका स्वर्गवास भी हो गया है, सयानी हमारी आमा लोग थे। हाँ। तो उन लोगों ने एक ऐसा आंदोलन किया था कि वो दरातियां लेकर के शराब भट्टी के विरोध में पहुंची थी। तब से आज तक चोरगलिया क्षेत्र में शराब भट्टी नहीं खुली। हाँ। अब देखिए विडंबना, इसलिए हम कटु हैं। अच्छे दिन अब इसको यहाँ ले जाते हैं। भाई, राज्य सरकार और केंद्र की सरकार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन लोगों ने एक ही नारा दिया ना, अच्छे दिन, यही तो दिया ना, आप सब जानते हैं, अच्छे दिन। अब दिल से ये बताइए कि अगर आप सुंदर आबोहवा वाले, शांत वाले क्षेत्र, चोरगलिया है, गोलापार है, तमाम सारे ऐसे क्षेत्र हैं, इन जगह अगर आप शराब की भट्टियों को खोलेंगे तो उसका खामियाजा क्या होगा? उसका खामियाजा ये होगा, क्षेत्र में आवारागर्दी, गुंडागर्दी, अराजकता का माहौल जाएगा। ये सारी चीज़ें इस शराब भट्टी के खुलने से 100% बढ़ गई हैं। ठीक है, अब बात आती है आंदोलन की। देखिए, मेरे क्षेत्र की जो माताएं हैं, मैं धन्यवाद देता हूं कि वो लगातार डट के मुकाबला कर रही हैं। मैं अभी तक उनके बीच नहीं पहुंच पाया क्योंकि मैं अपनी व्यस्ततम कार्यक्रम में भी था, और मेरा नहीं जाने का एक कारण और भी था। वो ये था कि देखिए भाई, शराब भट्टी खुलने से पूरी चोरगलिया क्षेत्र इफेक्टेड होता है। देखा जाए जी, 4 ग्राम सभा हैं, 3 बीडीसी क्षेत्र हैं, सारे लोग इससे जो है प्रभावित हैं, इस शराब के दुष्परिणाम से, भट्टी को खुलने से। लेकिन हैरत की बात यह है कि 25 से 30 महिलाएं, केवल 25 से 30 महिलाएं रोज वहां पर आकर के जो है धरना दे रही हैं, धूप में भारी कष्ट सह करके माताएं वहां बैठ रही हैं। तो मेरा न जाने का कारण ये था, मैंने लोगों से कहा, आपको तो मालूम है कि मेरा किसी धरने में जाने का मतलब ऑलरेडी मुझ पर 4-5 मुकदमे फिक्स हो गए। ये प्रशासन को मालूम है कि अगर मैं कहीं गया तो वो अपनी जीडी केस डायरी तैयार रखते हैं। यहाँ का थानेदार, यहाँ का एसएसपी, ये सब लोग तैयार रखते हैं कि भून पोखरिया कहीं जाए, और 4-5 धाराएं जो है इसके लिए तैयार रखते हैं वो। लेकिन मैं धाराओं से नहीं डरता। जनहित, जनता का हित, इस मातृ शक्ति का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। ये सब मेरी माँ, धर्म की माँ है। भाई, जन्म तो मुझे एक माँ ने दिया है, लेकिन सारी माताएं जो है मेरी धर्म की माँ है। मेरे हर आंदोलन में इन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। तो मैंने संदेश इन लोगों को दिया कि जब तक 500 से 700 मातृ शक्ति, ये आपके चैनल से भी मैं कहना चाहता हूं, 500 से 700 मातृ शक्ति, मैंने कहा था कि आप लोग सड़कों पर आइए। भाई देखिए, अगर हम चले गए तो हम पर मुकदमा लगेगा और सब लोग साथ छोड़ के भाग जाएंगे। यही अभी तक के आंदोलन में हुआ है। तो अब मैंने भी ये सीख लिया है कि भाई मुकदमा मुझ पर ही क्यों लगे, भाई मुझे ही काला बकरा क्यों देखो, सबको देखो ना। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं आज भी क्षेत्र के साथ हूं, गलत के विरोध में हूं, शराब के विरोध में हूं, लेकिन तब मैं खड़ा रहूंगा। मैं खड़ा कब रहूंगा मौके पर? मैं खड़ा तब रहूंगा जब 500 से 700 पूरे क्षेत्र की मातृ शक्ति, ग्राम प्रधान, बीडीसी, सारी जनता सड़क पर उतरे। और ये मैं विश्वास भी दिलाता हूं कि अगर हम सड़क पर उतर गए मातृ शक्ति के साथ, तो 24 घंटे के अंदर शराब भट्टी बंद हो जाएगी। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरी बात, आपने अभी देखा, एक हैरत की बात यह है, कल जो है आबकारी आयुक्त के द्वारा सभी उत्तराखंड राज्य के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम्स को जो है एक सर्कुलर पत्र जारी हुआ है कि जो नई दुकानें खुली हैं इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। अब आप दिल से बताइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, और आप तो बुद्धिजीवी हैं भट्ट जी, आप मनन कीजिए, आपने पहले भट्टियां खोली क्यों? सही बात। आपने रेवेन्यू के, आप कहते हैं ना कि राजस्व का नुकसान, अरे उन माताओं से पूछो ना जिनके घर उजड़ रहे हैं, ऐसा राजस्व किस काम का? यानी कि तुम राजस्व को प्राप्त करने के लिए सारी गाइडलाइनों को धता बताते हुए, नियम मानकों को धता बताते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के बीचों बीच में भट्टियां खोल रहे हो। ये तुम्हारा ही आदेश था, और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि रेवेन्यू चाहिए। अरे ऐसा रेवेन्यू किस काम का? आप तो खत्म कर दोगे राज्य को। अब देखिए दूसरी बात, अभी कल जो डीएम्स को सर्कुलर जारी हुआ है उसमें लिखते हैं कि तत्काल प्रभाव से जो है इन्हें बंद किया जाए। ठीक। जहां विरोध हो रहा है, जन विरोध हो रहा है। क्या आपको पहले होश नहीं थी? तो मेरी नजर में ये बहुत बड़ी निरंकुशता है। जनता को इस बात को समझना होगा। अरे जहां शराब भट्टियां खोल रहे हैं आप क्या, मैं चोरगलिया की बात करता हूं, क्या मेरा अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, क्या वहां पर ऑलरेडी सारे टेस्ट वहां पर होते हैं? क्या परमानेंट एमबीबीएस डॉक्टर है वहां? क्या मातृ शक्ति के लिए महिला डॉक्टर है वहां पर? क्या सारे टेस्टेज वहां पर होते हैं? कुछ नहीं है वहां पर। केवल वहां पर क्या है कि कुछ गलत लोग। अब दूसरी बात देखिए आप, एमएलए महोदय, आपने देखा कि चोरगलिया के धरने में यहां के क्षेत्रीय विधायक श्रीमान मोहन सिंह बिष्ट जी मौके पर पहुंचे, वो जनता को समझा रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही थी, क्योंकि मैं तो कटु आदमी हूं और मेरा मोहनदास से मेरे कोई नाराजगी नहीं है, उनका मेरा कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई या बांटना चूड़ना नहीं है। वो भी जनता के लिए काम कर रहे हैं और हम भी जनता के लिए काम कर रहे हैं। अंतर इतना है कि जनता ने उन्हें विधायक बनाया है,
हम विधायक नहीं बने, वह अंतर इतना ही है। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं एक एमएलए से ज्यादा काम करता हूं, मुझे अपने आप पर विश्वास है, अपने कंधों पर विश्वास है। तो एमएलए साहब का स्टेटमेंट आप पढ़ना, उन्होंने कहा कि हम जो है ये यहां से नहीं रुकेगा, मुख्यमंत्री जी के यहां से रुकेगा। ये स्टेटमेंट है उनका, देखिए ना आप। वो कहते हैं कि 5 लोग चलो, हम मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं। अरे मोहनदा, मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम तो हनुमान हो ठाकुर साहब, मैं तुमको बताना चाहता हूं कि आप एमएलए हो, आप विधायक हो जनता के। आप क्या बात कर रहे हैं बताइए? आपको पावर मालूम है आपकी? आप हनुमान हैं? आप तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन करते हैं और कहते हैं 24 घंटे के अंदर जनता के इच्छा के विरुद्ध जो एक ग्रामीण क्षेत्रों में भट्टियां खोली गई हैं, इन्हें बंद करने का आप डीएम को फोन करते तो सारा प्रशासन बंद कर दिया होता। तो माननीय विधायक जी, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, आप अपनी पावर को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। जनता ने अगर आपको राजा बनाया है तो आप राजा की तरह आप डटे रहिए। ये जो आपने स्टेटमेंट मुख्यमंत्री वाला दिया है, इससे आपकी ही बात खराब हो रही है। बात खराब इसलिए हो रही है यानी कि आपके बस का कुछ है ही नहीं। अरे शराब भट्टी को बंद करने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाएंगे क्या? या मुख्यमंत्री के पास कोई काम ही नहीं है? बताइए भट्ट जी आप, है? तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं भट्ट जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन 500 से 700 लोग खुलकर पूरी चोरगलिया के लोग शराब के विरोध में आएंगे, उस दिन सबसे पहले भुवन पोखरिया भी आगे जाएगा। लेकिन ये 20-25 लोग 40 लोगों के साथ धरना पर नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि 2 दर्जन मुकदमे तो पुलिस ने लगा दिए हैं, और आंदोलन में जाने का मतलब, भुवन पोखरिया का आंदोलन जाने का मतलब उसके पीछे मुकदमा लगना। गलत है? सही है? नहीं, बिल्कुल तो सही। सारी जनता, सारे लोग अगर सड़कों पर आएंगे तो ये भुवन पोखरिया जनता के हित के लिए, मातृ शक्ति की रक्षा के लिए, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैं अवश्य उतरूंगा एक ही शर्त पर कि जब सारे लोग, पूरा क्षेत्र सड़क पर उतरेगा तो हम भी सड़क पर उतरेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक, तो मैं आपसे बड़े भाई एक चीज ये भी जानना चाह रहा हूं कि लोग कुछ तर्क दे रहे हैं कि ये जो भट्टियां खुल रही हैं, इनकी वजह से जो क्षेत्र में जहरीली कच्ची शराब बिक रही है वो बंद होगी। तो ये इस तरीके का नहीं है कि आप सांप को तो मार नहीं पाए, अब आप नेवला ले आए हैं, अब आप उस नेवले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सांपों को जाके मारे। भाई वो नेवले का तो अपना काम है ना? तो अब नेवला भी मैं एक उदाहरण के लिए ले रहा हूं, बट क्योंकि नेवला अच्छा काम करता है। लेकिन यहां पर क्या इस तरीके की सोच रखना हमारे इस क्षेत्र में कि हम अपनी कच्ची शराब, जिसको शासन ने बंद कराना चाहिए, और इवन शासन प्रशासन को पता है कहां पर कैसे किस तरीके से बन रही है, कहां पर बिक रही है जहरीली शराब, उसको बंद कराने में हम नाकाम रहे हैं। उसके बजाय हम जो है भट्टियों का समर्थन कर रहे हैं कि ये खुल जा रही है तो इसकी वजह से जो है कच्ची शराब बंद हो जाएगी। तो इसमें एक छोटा सा कमेंट मैं आपका चाहूंगा कि क्या हम इस चीज को मान लें? नहीं, आपने वाकई भट्ट जी, आपने बहुत जबरदस्त बात की। इसको जड़ की बात बोलते हैं, यानी कि उत्पत्ति कहां से हो रही है। देखिए जो कच्ची शराब है वो आपने देखा उधम सिंह नगर के रंसाली, तमाम सारे क्षेत्रों में कच्ची शराब बनती है खुलेआम। आपने देखा पुलिस कई बार वहां की भट्टियां तोड़ती है, ऐसे फोटोज आते हैं, वीडियोज आते हैं। तो ऐसे ही रेखाल के कुछ क्षेत्र हैं, जंगलों के क्षेत्र हैं, और कई जगह जो है गांव में, घरों में भी शराब बनाई जाती है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। अब देखिए प्रशासन का दिमाग देखिए आप, ऐसे बुद्धिजीवी लोग राज्य को चला रहे हैं, मैं तो हैरत में हूं। देखिए वो कहते हैं, एलआई की रिपोर्ट्स परसों मैं देख रहा था, चोरगलिया में जो नए एसडीएम्स आए हैं उनका जो मैं तरीका देख रहा था कि वो तो अच्छा हुआ कि हम मौके पर नहीं थे। मैं उन एसडीएम से ये कहता कि तुम जनता की सुनने आए हो या इन्हें सुनाने आए हो? आप लोग सेवक हो एसडीएम हल्द्वानी। जिस तरीके से आपने मेरे यहाँ की जनता के साथ व्यवहार किया, ईश्वर की कृपा अच्छी थी कि हम वहां पर नहीं थे, कोई बात नहीं, 4 मुकदमे और लगवा लेते, लेकिन हमारी बात को रोक नहीं सकते। आप सुनाने आए थे वहां या सुनने आए थे? तो एसडीएम और आबकारी अधिकारी वहां पर क्या कह रहे हैं, मैंने वीडियोज में देखा भट्ट जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ भारी मात्रा में कच्ची बिकती है और एलाइज की रिपोर्ट है। अरे एक बात सुनो, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं ना कि कच्ची बिक रही है। उस कच्ची को बिकने के कारण आप कह रहे हैं कि हम इंग्लिश की भट्टी खोल दे रहे हैं। ठीक हो गया? यानी कि एक तरफ तो नवान है, जहरीला नवान होता है ना? हाँ। तुम डेमोक्रान दे रहे हो। है तो दोनों जहर ही ना। बिल्कुल। तुम नवान दे रहे हो, वो डेमोक्रान दे रहे हैं, सरकार डेमोक्रान दे रही है, कच्ची वाले नवान दे रहे हैं। मरना किसको है? चाकू पे सेव गिरे, सेव पे चाकू कटना भट्ट जी, सेव पे यानी कि जनता को कटना। अगर रिकॉर्ड निकाला जाए भट्ट जी तो कच्ची से अब तक पिछले 15-20 सालों में कम से कम 4 दर्जन लोग मरे हैं। ये रिकॉर्ड है मेरे पास। अब सबसे बड़ी बात यह है दादा कि आपका विभाग काहे के लिए है? मैं पूछना चाहता हूं भट्ट जी आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, यहाँ के कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूं। सवाल पूछना मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है
तो मैं ये कहना चाहता हूं, तुम स्वीकार कर रहे हो ना, आबकारी विभाग क्यों बनाया, पुलिस क्यों बनाई? वो ये इसलिए हो रहा है कि जितने भी कच्ची बनाने वाले लोग हैं, कच्ची शराब बनाने वाले लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं कि सारा आबकारी और इस सारे विभाग को मैनेज कर लेते हैं। स्पष्ट बता रहा हूं मैं, मैनेज करने के बाद गांव में जो है डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, या जैसे आजकल नंदौर खनन है, बेतहाशा शराब बिक रही है कच्ची, आप रोक लो ना। आपको तो मालूम है इतनी शराब बिक रही है, 6-7 हजार गाड़ियां चल रही है, वहां ड्राइवर्स हैं, तमाम सारी चीजें हैं, कच्ची बिक रही है। तो क्या आबकारी विभाग सोया है क्या? दूसरी बात, हमने इस पर जो आज से 5-6 साल पहले हमने यहाँ के एसएसपी को बोला था, डीआईजी को तक मैंने बोला कि नैनीताल और उधम सिंह नगर की पुलिस एक संयुक्त एक टीम बनाए, आबकारी को भी शामिल करो उसमें। जंगलों में जितनी जगह भी ये कच्ची अवैध शराब बन रही है, इन भट्टियों को उजाड़ के समाप्त कर दो। दूसरी बात, आबकारी एक्ट में सबसे बड़ी बात यह कि नियम ऐसा है कि आबकारी एक्ट में आप किसी की 200 बोतल पकड़ लोगे, वो शाम को घर आ जा रहा है। हाँ, मतलब जमानत हो जा रही है। ठीक है दादा, तो हमारा कथन ये है कि आबकारी एक्ट में ऐसे कड़े से कड़े नियम रखो, अगर एक बार कोई, क्योंकि मानव जीवन से खिलवाड़ है, आप जहर पिला के लोगों को मार रहे हैं। ये तो 307, 302 का मुकदमा का भी आईपीसी और सीआरपीसी जो बीएनएस में अब चेंज होके आया है, ये तो उसका प्रावधान है। देखा जाए आप कच्ची बना रहे हैं, उसमें जने क्या क्या मिला रहे हैं, लोग मर रहे हैं भट जी। हरिद्वार की घटना 4-5 साल पहले जब दीपक रावत जी वहां के डीएम थे, उस साल 84 ऐसे कुछ लोग मरे हैं। अभी कई लोग, मैं देख रहा था, कई लोग और मरे हैं। ये क्यों मर रहे हैं? क्योंकि तुम जहरीली शराब पिला रहे हो कच्ची, वो मर रहे हैं। अब सरकार का दिमाग देखो, उस कच्ची शराब को बंद नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई एक्शन नहीं। तुम्हारा आबकारी आयुक्त तो क्या कर रहा है, सेक्रेटरी आबकारी क्या कर रहा है? इसलिए हम बुरे हैं, हम स्पष्ट कहते हैं। क्यों तुमने इतना भारी भरकम विभाग बनाया है? करोड़ों करोड़ों रुपया जनता का उनकी तनख्वाहों में खर्च कर रहे हो, उनकी गाड़ियों में, उनकी शान शौकत में खर्च कर रहे हो, और खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कच्ची दबादब बिक रही है। अब तुमने क्या तोड़ निकाल दिया कि यार कच्ची तो बिक रही है, इसको बंद करने के लिए जो है वो तो नमान दे रहे थे, अब तुम डेमोक्रान ले आए, है तो वो भी जहर ना, अब कह रहे लो इसको पियो। वो तुमने देखा जो माल्टा के हो, ऐसा लग रहा है मुझे, अगर को हमारे जो गांव की माताएं हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो माताओं को अगर कहा जाए फ्रूटी है, तो उन्हें बेचारियों को कोई मतलब नहीं, उसको पी लेंगे। और बच्चे सबसे ज्यादा, और बच्चे देखो आप, तो इससे हम कह रहे हैं कि आप एजुकेशनल हब खोलिए ना, है, ताकि बच्चों को यहाँ से जाना ना पड़े, बच्चों को जाना ना पड़े। कई चीजें हैं विकास की दादा, आप अस्पतालों को आप उच्चीकरण करिए, नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य को आप इको टूरिज्म प्रसिद्ध करिए ना, हरीश-ताल लोहाखाम ताल को आप डेवलपमेंट कीजिए ना, पर्यटकों को यहाँ मोड़िए, हमारी पॉजिटिव आय कराइए। हमें पॉजिटिव आय चाहिए क्षेत्र के लिए। ये खनन वनन, ये शराब वराब खोल के कोई पॉजिटिव विकास नहीं हो सकता, केवल विनाश हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जो आपने कहा, इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। कच्ची बिक्री है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम क्या कर रहे हो? मुख्यमंत्री जी आप तो कहते हो कि हम जीरो टॉलरेंस, तमाम सारी बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं, क्या यही जीरो टॉलरेंस है कि कच्ची बहुत बिक रही है, इससे ऐसा है भट्टी खोल दो? अरे कोई तरीका है क्या? तो इसलिए सारी की सारी निरंकुशता राज्य सरकार की है, आबकारी विभाग की है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। एक बात आपको और बता दूं, थानेदार अगर दमदार हो, एक पत्ता नहीं हिल सकता बगैर थानेदार के, बगैर डीएम के। अरे यहां तो ऐसे अधिकारियों में देखता हूं चापलूसी और जी हजूरी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। दिल से बताइए आप। तो यही मैं कहना चाहता हूं। ठीक, ये बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव आय के स्रोत। जो हमें नेगेटिविटी किसी भी तरीके की नहीं चाहिए अपने क्षेत्र में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ ये चाय हमारी आ गई है, तो चाय पे चर्चा भी हो जाएगी। थैंक यू। तो हम साथ में चाय भी ले रहे हैं, तो माइंड मत कीजिएगा प्लीज़। और मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। अब जैसे ये इस पे तो आपने क्लैरिफिकेशन दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और दूसरी बात, जब हम पुल पर और लिंक रोड पर मिले थे, उस इंटरव्यू में आपने बहुत सारी बारीकियाँ, कोर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें आपने बताई थी, तो वो आम आदमी को नहीं पता थी। तो उसी तरीके से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए इस पिक्चर फ्रेम में, पूरी पिक्चर फ्रेम में इनको मैं भी मिसिंग कर गया, एक आदमी मैं मिसिंग कर गया। वो आदमी थे हमारे जो ठेकेदार साहब श्रीमान जगदीश सुयाल जी हैं, जिनको ठेका मिला था पूर्व में, और अब भी वो मतलब उन्होंने कल से काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ से ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं? गोला पुल का जो काम हो रहा है वो तो अलग काम हो रहा है, और गोला से लिंक रोड जो हमारी है मुख्य समस्या, उस पर जो अब काम हो रहा है। तो मैं आपसे 2-3 चीज़ें जानना चाहूँगा। एक तो इस पर आपके क्या विचार हैं, और दूसरा कि वो जो व्यक्ति हैं सुयाल जी, उनको कोर्ट क्यों जाना पड़ा, और कोर्ट में बेचारे वो गए, तो फिर वो कोर्ट में जो अनावश्यक रूप से देरी हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए भट्ट जी, आपने बहुत ही ज्वलंत जड़ की बात पूछी है। मैं सबसे पहले तो आपको और जनता को ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति की भी एक पराकाष्ठा है, राजनीति करने का भी कोई तरीका है। बेशर्मों की तरह राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। आप दिल से बताइए, आज से 20 से 25 दिन पहले आप और हम वहां गए थे,
तो आपने देखा कि उस समय 8-10 ब्लॉक भर चुके थे हाँ हाँ और काम चल रहा था। हाँ हाँ और मैं एक्शन से मिला और मैंने कहा कि भाई मैन पावर बढ़ाओ, मशीनों को बढ़ाओ, इस काम को करो। हाँ अब देखिए हैरत की बात यह है कि 8 महीने बीत गए। हाँ, और आज हम 11वें महीने में खड़े हैं। 11वें महीने में हम दादा खड़े हैं और मैं देख रहा हूं कि यहाँ के माननीय सांसद और यहाँ के विधायक जी एक रोड के किनारे एक वो शिलापट जैसा टांग रखा था। हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष मेरे छोटे भाई पान सिंह मेवाड़ी जी, उसको मैं देख रहा था कि उसको खोल जैसा रहे थे एक बार। तो मेरा कथन ये है दादा, आपने ऐसा कौन सा ऐतिहासिक काम कर दिया? आप तो वहाँ पर पूजा पाठ भी कर रहे थे। दिल से बताइए आप, ये गंदी और कोरी राजनीति नहीं है क्या? क्या ये पुरस्कार देने लायक काम है? अरे ये तो निरंकुशता दर्शाती है ना आपकी। अब रही बात जो आपने कहा कोर्ट वाला मैटर, देखिए भाई जब ये कार्रवाई हुई होगी, टेंडर प्रक्रिया हुई होगी, उस टेंडर प्रक्रिया में आखिर ठेकेदार को कोर्ट क्यों जाना पड़ा? हाँ ठीक है, यानी कि कोई ना कोई त्रुटि विभागीय रूप से रही है ना, जनता की ओर से तो नहीं है ना, विभागीय ओर से है, विभाग की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से है, या तुम जनप्रतिनिधि जो एमएलए एमपी हो तुम्हारी ओर से। गलत है, सही है? बताइए। बिल्कुल सही है भाई, फंड राज्य सरकार को देना है। हाँ। सब कुछ तुमने करना है। तो उस ठेकेदार के साथ कुछ गलत हुआ होगा तो वो कहां चला गया? हाई कोर्ट चला गया। मामला आपको पता है वहां पेंडिंग रह गया। पेंडिंग रहने से क्या होगा कि इधर जो गाज गिरी वो जनता पे गिरी ना। हाँ पूरे अपने हमारे क्षेत्र पे गिरी। ठीक है, अब जो तुम करिए नारियल हारियल फोड़ के वहां पर एमएलए एमपी जो पूजा पाठ कर रहे थे, यही पूजा पाठ अगर तुम 6 महीने पहले कर दिए होते, वो पूजा पाठ भी सफल होती, जनता का अपार समर्थन भी तुमको मिलता, वाहवाही भी मिलती। या गलत है, सही है? बताइए। मेरा कोई सांसद अजय भट्टी से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैं स्पष्टवादी आदमी हूं, ना मुझे किसी के पास जाने की जरूरत पड़ती है। ईश्वर ने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं स्वयं अपने आप में सक्षम हूं, संघर्ष करता हूं, मेहनत करता हूं। अब देखिए आप, अब जो काम 20-25 दिन पहले हो गया था शुरू, आपने सब देखा है ना, हम तो वीडियोस डाले, एक्शन से मिले। हाँ जी हाँ जी। वो क्या था फिर? बताइए ना, वो क्या था? यानी कि कल हाईकोर्ट से परसों फैसला आया कि भाई यही ठेकेदार काम करेगा। ठीक है दादा, उसको विजय मिली, उसके राइट्स थे, माननीय न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य है। हाँ। तो अब जो है सर, जो ही ठेकेदार को अनुमति मिली तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सोशल मीडिया पे आके पूरा राग जो है अलापने लगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 6 महीने से 8 महीने से वो पूरी रोड जो बह गई थी उस पर 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। उसके बाद 20-25 दिन से चाहे वो 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक जो भी डाल रहा था, काम शुरू हो गया था। तुमको वो नहीं दिखा आंख? अब कल आपने देखा कि राजनीति की भी हद होती है भट्ट जी, उसकी परिकाष्ठा भी होती है, उसकी कोई गरिमाएं भी होती है, लेकिन निरानिरी है तो जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा और क्या है आप बताइए? यानी कि ठेकेदार को अनुमति मिली, अब नेता आ गए। यही काम मैं पूछना चाहता हूं, 8 महीने पहले क्यों नहीं हुआ? तो कुमाऊं की लाइफलाइन है दादा, है सारा इफेक्टेड हो गया। कुमाऊं कमिश्नर वहां पहुंचते हैं, डीएम्स वहां पहुंचते हैं। आपको इतनी अगर चिंता थी, जितने आज एमएलए और एमपी वहां जाकर के जो पूजा पाठ करके जो इस तरीके का कार्यक्रम इनने कल किया है, यही अगर तुम 8 महीने 6 महीने पहले कर देते, आज पूरा रास्ता हाईटेक बन जाता। हाईटेक नीचे जो गिरा है वो तो सबसे बड़ा खतरा तो वो है। मैं तो एक बात और सवाल उठा रहा हूं, जो तुम ये बना भी रहे हो, क्या गारंटी है बचेगा भट्ट जी? कि वहां आगे से तो पूरा वो गधेरा उधरा हुआ है, पूरा भीड़ा भटका हुआ है, एक ईंट वहां नहीं लगी है दादा। तो जब डिजास्टर, अब बात आती है डिजास्टर की दादा, देखिए 15 जून से आपको मालूम है 15 जून के बाद गाइडलाइन है कि डिजास्टर आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। उसके बाद दादा कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अब आप दिल से बताइए, सांसद जी कह रहे थे, आप रीड कीजिए ना उनके स्टेटमेंट को, यहाँ के सांसद कह रहे हैं कि बस इरिगेशन डिपार्टमेंट को बहुत जल्दी हम बजट आवंटित करा देंगे और वहां भी काम शुरू हो जाएगा। अरे मुझे बुद्धिजीवियों, मुझे ये तो बता दो कि अगर 15-20 दिन में तुमको पैसा मिल भी गया, वो करोड़ों के काम है, कोई 10-20 लाख के काम नहीं है, तो क्या उचित गुणवत्ता के सापेक्ष भरी बरसात में जब नदी लबालब गोला चल रही होगी, तब क्या बाढ़ सुरक्षा के कार्य होंगे भट्ट जी? आप बताइए। Exactly, और जनता भी बताइए इस बात, पॉइंट की बात है। तो ये क्या है कि पैसे की बर्बादी है दादा। पहले तो हमारा राज्य वैसे ही खोखला है, गोला पार तोड़ लिया तो इनने वैसे ही जो है काला पानी बना रखा है, हमारा शोषण हो रहा है, हम विकास में 20 साल पीछे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल सही कहा, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं। ठीक है, अब दादा जो है, अब तुम नेतागिरी ऐसी कर रहे हो, कह रहे हो कि हाँ बजट मिलेगा। ये काम तो भट्ट जी हो जाना चाहिए था, ये काम हो जाना चाहिए था। और जो सत्यता की बात है, ओरिजिनल राजनीति की बात है, ये काम इस समय 15 जून तक पूर्ण कर लेते हैं। करने के बाद माननीय विधायक जी, सांसद जी आते, सड़क के काम का फाइनल देखते, इरिगेशन का फाइनल देखते,
और जनता से कहते कि हमने तुमसे वोट लिया है तो हमने तुम्हारी इच्छा के सापेक्ष काम भी कर दिया, जनता वाहवाही करती और शायद सबसे पहले माल्यार्पण मैं करता एमएलए का और एमपी का। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत नाराजी नहीं है, कोई बांटना चूना नहीं है मोहनदा से मेरा। मुझे तो याद है कि एक साल मेरे सड़क दुर्घटना हुई थी तो मोहनदा मेरे घर पर आए थे खबर करने के लिए, और वो तो मेरे क्षेत्र के दामाद भी हैं और मेरे भिंजू भी हैं, तो भिंजू से तो लड़ाई भी होती है। सही बात, भिंजू तो भिंजू ही है, गलत है सही है, लेकिन भिंजू को भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि दादा हम आपके बुरे के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं। कितनी हैरत की बात है विधायक जी, आप कह रहे थे शराब वाले मामले की मैं 5 लोगों को मुख्यमंत्री के पास ले जाऊंगा, वहीं से रुकेगा। देखिए आप अपनी हिम्मत को भूल रहे हैं। मैं पुनः आपको हनुमान जी आपको आपकी ताकत याद दिला रहा हूं। कहा ही रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप शादी रयहु बलवाना, पवन तनई बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। माननीय विधायक जी, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, मैं आपको इस श्लोक के माध्यम से आपकी ताकत, आपकी बुद्धि और आपके बल को बढ़ाने का काम कर रहा हूं। मेरा कोई आपसे नाराजी नहीं है। दोबारा ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उससे आपकी शक्ति, और इतनी बड़ी विधानसभा ने आपको बोरों और कट्टों में भर भर के वोट देके विधायक बनाया है, और जनता की बात खराब मत करो। बिल्कुल, और वो भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो रहे हैं, उनकी डिफीट उनके सामने, तो ये बहुत बड़ी और बहुत बड़ी बात है मोहनदा। हम कहना चाहते हैं मोहनदा कि आपने इतने बड़े एक राजनेता को, मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे श्री हरीश रावत जी को आपने चुनाव हराने का काम किया, तो जनता ने आपको कितना वोट दिया होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस क्षेत्र के विकास के लिए कहीं पर भी आपको लगता है कि मैं अगर एक गिलहरी के रूप में भी सहयोग कर सकूं तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन गंदी विचारधारा के जो लोग, उनसे मैं आपको भी संदेश दे रहा हूं कि आप भी दूर रहिए, हाँ। क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जो अभी वर्तमान की जो हालत है, देखिए सबसे बड़ी चिंता की बात है भट्ट जी, मुझे चिंता इस बात की है कि मेरा चोरगलिया क्षेत्र का जो दुबैल बेड़ा का भीड़ है वो 50 मीटर रह गया है। हाँ, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था हमने बात कि की बड़े लंबे चौड़े कुर्ते पैजामे पहन के सफेद वहां नेते पहुंचे, अब कहाँ हैं वो नेते? मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं। और आज से मौसम अब ये जो थोड़ा बहुत खराब होना बिल्कुल दादा, प्रकृति है दादा, इस पे किसी का बस नहीं चला। मैंने तो फरवरी में बाढ़ आई हुई देखी है, फरवरी में बाढ़ आई हुई देखी है मैंने, ऐसी बाढ़ देखी है दादा, आप यकीन नहीं मानेंगे। सही कह रहे हैं। तो मेरा कथन यह है कि 50 मीटर हमारा भीड़ा रहा है, एक दर्जन हमारे रेवेन्यू भले सारे बाढ़ की जद में है दादा, बहुत खतरे में हम लोग हैं। ऐसी ही सूखी नदी गोला पार का मैं ज्ञापन देख रहा था, हमारे तारेजदा वगैरह प्रधान जी, बड़े भाई लोगों ने भी माननीय विधायक जी को दिया। ऐसे ही बात करते हैं बिंदु खत्ता की। एक बड़ी हैरत की बात है भट्ट जी, आज मैंने जो है मोबाइल में एक चीज अभी देखी, बिंदु खत्ता क्षेत्र में लालकुआ की एसडीएम जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पे गई है। देखिए कैसी विडंबना है, दौरे पे गई और पूरे अधिकारियों का लाव लश्कर गया है, और क्या कहते हैं मालूम है? आने वाली बरसात से पहले बाढ़ से बचाव की दशा में तैयारियों की रूपरेखा तैयार की। मित्रों बताओ देखिए ना, वो किसी भैया ने डाल रखा है, पपोला जी हैं भैया, उनने डाला है, पूरी टीम है, मैंने उसको स्क्रीनशॉट भी खींचे हैं, हम इसको हाईकोर्ट में भी दिखाएंगे कि आपके अधिकारी कितना काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, स्टेट गवर्नमेंट। मेरा कथन यह है दादा, रेखा कोहली जी एसडीएम महोदया लालकुआ का व्हाट्सएप देखिए आप, उसमें जो डाला है भैया ने, पूरी अधिकारियों की फौज है, कम से कम 15-20 अधिकारी हैं, और सबसे बड़ी बात सबके हाथ में फाइलें हैं। ठीक है, ये कहाँ गए हैं? बाढ़ आपदा के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं उसमें कि आने वाली बरसात से, बाढ़ से बचाव के लिए वृहद रूपरेखा तैयार की। अरे अधिकारियों क्या हो गया, तुम पीसीएस आईएएस अधिकारियों को हैं ये रूपरेखा तैयार करने का टाइम है भट्ट जी? अरे ये तो बाढ़ सुरक्षा कार्यों को अंतिम रूप देने का टाइम है। बिल्कुल सही है। आप तो इस समय क्या पोस्ट आती मालूम है? बाढ़ सुरक्षा के सभी कार्य पूर्ण, चैनलाइज का कार्य पूर्ण, और जनता के हित के लिए अधिकारी तैयार। यह गलत है, ये आना चाहिए था ना? अंतरात्मा से सोचो जनता तुम भी। अरे मैंने तो पहले ही कह दिया ना भट्ट जी कि मुझे ऐसा बोर्ड चाहिए ही नहीं। मैं क्या करूंगा ऐसा बोर्ड लेके, आप बताओ तो? निरा निरी ऐसी जनता की बेइज्जती हो रही है भैया, मैं तो अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा भट्ट जी, मैं लड़ूंगा, मैं मुद्दों पर लड़ूंगा। अब मैं आपसे बात करता हूं आईएसबीटी की दादा। हाँ, जो हमारा है अब पॉजिटिव विकास, इसको भट्टी से आप कनेक्ट करिए दादा। बिल्कुल। देखिए एक तरफ शराब भट्टियां खुलने में जोर है स्टेट गवर्नमेंट का, और हैरत की बात यह है कि आदेश आने के बाद भी जनपद में बल, अभी मेरे पास सूचना आई है कि डीएम, सारे डीएम्स को आदेश होने के बाद भी भट्टियां बंद नहीं की गई हैं। अभी भी बराबर ये माल्टा, अंगूरी जो ब्रांड हैं ये लगातार बिक रहे हैं। आज तो मौसम भी सुहाना है। ठीक है, मेरा कथन यह है दादा
आपने आईएसबीटी को क्यों मेरे गौलापार से वापस ले गए, है जवाब किसी के पास? जनता से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि जनता का, मैंने कहा ना, जनता की निरंकुशता, जिस दिन जनता नेताओं को ना अपने जूते की नोक पे लाना सीख जाएगी ना दादा, यानी कि नेता के खिलाफ बोलना, चापलूसी चाटुकारी को छोड़ के अगर जनता अपने राइट्स के लिए दादा आगे आ गई ना, सारे नेता चरणों में आ जाएंगे। गुरुजी गलत है तो बताइए। नहीं, बिल्कुल तो सही क्यों बात। नहीं आईएसबीटी खोला? गौलापार में अब मैं आपको एक बात, आपके साथ एक बहुत बड़ा भी हमने मूवमेंट करना है। आपने देखा एचएमटी की लैंड, हाँ हाँ, इसमें भी मैं लगा हूं दादा, मुझे बेरोजगारी की चिंता है। सैकड़ों सैकड़ों हजारों युवा नौजवान मेरे भाई बेरोजगार घूम रहे हैं। वो यार एक बात सुनो, खाली दिमाग शैतान का घर, उनके पास काम कुछ है नहीं, तो यदा कदा वो लोग शराब पिएंगे, नशा करेंगे, दुनिया भर की चीजें होंगी, बॉदरेशन होगा, क्योंकि गलत ही रास्ते पर जाएगा ना। अगर एचएमटी में दादा, मैं आजकल कागज निकलवा रहा हूं, एचएमटी में देखो कम से कम 100 एकड़ लैंड है दादा। हाँ बिल्कुल सही ठीक बात है। हाँ। और वो भी देखो विकास एनडी तिवारी जी की देन थी एचएमटी। आज स्वर्गीय तिवारी जी को मैं नमन करता हूं। हाँ जी, और आज मेरे गुरु रहे हैं। ठीक है, आज श्रीमती सुशीला तिवारी जी की वो भी है। ठीक है, आज देखो हमारी सुशीला तिवारी जी की आज वो भी है। तो मेरा कथन ये है दादा कि एचएमटी की जो 100 एकड़ लैंड है, वो खंडहर दिख रहे हैं आपको, उसको तोड़ करके दादा, क्या वहां पर 5000 युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं हो सकती? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और कौन है मुख्यमंत्री जी के सलाहकार बताइए? इसके बारे में बार बार लोगों के द्वारा भी उनको सलाह दिया गया है। लेकिन वो ललित जोशी जी हल्द्वानी मेरे बड़े भाई, जिन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा था, वो हम सब साथ के ही लोग हैं, उनने भी प्रेजेंटेशन दिया था। कई और संघर्षशील लोग, मैं ही थोड़ी संघर्ष कर रहा हूं, कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो उन लोगों ने दिया। दिल से बताइए, क्या 5000 लोगों को वहां पर दादा रोजगार नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल सही बात है। इसके लिए हमारे पास प्लानिंग है दादा, है। जैसे आपने देखा यहाँ टमाटर का वो बनता है सूप, अरे आजकल तो जैसे आपने देखा आड़ू, खुमानी, पूनम, दुनिया भर की चीजें दादा, सही बात। हमारी पहाड़ी मुडुआ, पहाड़ी मतलब इतनी चीजें करने के लिए, लेकिन दादा करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा से अगर आदमी सोचे बैठ जी तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बहुत जल्द हम लोग जो है बेरोजगारी के लिए, और इस पे जो हम कैसे इस पे रोजगार कर सकते हैं, मेरा ध्यान है। हरीश ताल, लोहाखाम ताल को दादा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में मेरा ध्यान है। मैं स्वयं वहां का दौरा करने वाला हूं और आपको हम स्वयं अपने साथ लेके जाएंगे। ऐसी खूबसूरत झीलें हैं दादा। आपने देखा हाईकोर्ट ने तो डायरेक्शन कर दिया कि नैनीताल में भीड़ बंद कर दो। ठीक है दादा, सब चीज बंद होने वाला है। नैनीताल में इतना भार पड़ गया है कि जगह जगह से भूस्खलन हो रहा है। नैनीताल हमारा भूगर्भिक दृष्टिकोण से काफी खतरे में है। तो माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ऐसे जजेस को। वो सड़क पर उतरे, उन्होंने कहा क्या कर दिया आपने, क्या हो रहा है ये, बंद करो सब ये यहाँ। तो उन्होंने कहा था कि हल्द्वानी से ही पर्यटक यहाँ नहीं आएंगे, वही व्यवस्था बनाओ, शटल सेवा बनाओ। तो दादा अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर हम हरीश ताल, लोहाखाम ताल को अगर डाइवर्ट कर दें दादा, हाँ, वहां विकास होगा दादा, विकास होगा। दर्जनों गांव दादा विकास से दूर है, वहां चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है, सड़कें नहीं दादा। इन्हें इको सेंसिटिव जोन तो बना दिया, अभ्यारण्य तो बना दिया। मैं यहाँ के डीएफओ से भी कहना चाहता हूँ, सड़कें कौन बनाएगा वहां, लोग जाएंगे कैसे वहां? तो हरीश ताल, लोहाखाम ताल हमारे पास प्राकृतिक ताले हैं दादा। मैंने अपने फेसबुक वॉल पर डाला, कितना सुंदर है वो। तो आने वाले 20 साल तक तो हमारा यही सब झेल देगा। हाँ, बिल्कुल सही। अगर 20 साल आप इसके नंदौर अभ्यारण्य के बढ़िया गेट खोल के दादा, सड़कें बना करके, डेवलपमेंट करके, अगर पर्यटकों को वहां के लिए आप ऑनलाइन अगर सिस्टम बनाएंगे, तो दादा हमारे इस ओखलकांडा विकासखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का विकास भी होगा। मेरे कई युवा नौजवान भाइयों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे पहाड़ में जितने खाद्यान्न दादा, हमारे पास क्या नहीं हो रहा है बताइए? काला भट्ट हमारे पास है, सोयाबीन हमारे पास है, मडुआ हमारे पास है, तिलहन हमारे पास है, तिल हमारे पास है, क्या क्या नहीं है, गडेरी, पिनालू, ये तरुण दादा, ये हमारा छरियाल है, पहाड़ी नींबू, माल्टा, क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास अगर नहीं है दादा तो हमारे पास सुविधाएं नहीं है दादा। इससे हमारा जो पहाड़ का क्षेत्र इफेक्टेड है। तो मैं 3-4 चीजों पे बहुत मेहनत कर रहा हूं दादा, क्योंकि ढोल पीटने से कोई फायदा नहीं है, ये कोई नेतागिरी करके कोई फायदा नहीं है। मुझे तो आश्चर्य उन लोगों से भी हो रहा है आजकल इस गर्मी की धूप में। मैं देख रहा हूँ नेताओं के साथ, आपने देखा होगा कई मेरे युवा नौजवान भाई घाम में है, इस घाम में जो नेताओं के पीछे जा रहे हैं, केवल काहे के लिए मालूम है? यार एक फोटो खींच जाए। हाँ। गलत है सही है बताओ? एक फोटो खींच जाए, मैं उसको डालूं और उसमें कमेंट करें लोग जय हो, जय हो। हाँ। अरे मोबाइलों की जय हो से नहीं चलेगा जब तक जनता, क्योंकि फिर वही बात आती है नेपोलियन की दादा। नेपोलियन ने कहा है दादा, जहां जागरूक जनता होती है दादा, वहीं जागरूक जनप्रतिनिधि भी पैदा होता है। मैं यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा आपकी, जो आपकी बात है जी। देखिए यहाँ पर मैं भी यही चीज देख रहा हूँ कि जो लोग उभरते हुए अपने आप को नेता बनने की कंडीशन में आगे की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनका अपना खुद का मतलब ओरिजिनल उनका कोई व्यू नहीं है।
और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, देखिए इसको अन्यथा मत लीजिएगा, हम किसी भी पार्टी में समर्थन करते हैं या फिर किसी पार्टी की विचारधारा रखते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने क्षेत्र की विचारधारा, जो क्षेत्र में आवश्यक चीज़ें चल रही हैं, उनको नज़रअंदाज कर दें एक पार्टी की विचारधारा के लिए, या फिर हम किसी पार्टी में हैं तो हम उसके खिलाफ ना बोलें, या फिर हम जो अच्छी चीज़ें चल रही हैं उनके समर्थन में भी ना खड़े हों। तो ये यहाँ पर सीखने वाली बात है। सभी जितने जो अपकमिंग, जो जिनको मैं बोलता हूँ, जो अपकमिंग नेता बनने वाले हैं या फिर राजनीति में अपना करियर देखते हैं, तो उनको ये बात पोखरिया जी की हमारी माननी होगी कि अपना व्यू, खुद का व्यू रखिए, अपना खुद का कैरेक्टर तैयार कीजिए। नेता उसको बोलते हैं जो खुद का कैरेक्टर लेके चलता है। आप किसी की कॉपी कर रहे हैं, किसी की परछाई में रहेंगे तो आप उसको कॉपी करेंगे और उसकी परछाई मात्र ही रहेंगे, और परछाई तब तक रहती है जब तक प्रकाश नहीं होता। जब सत्य का प्रकाश और इस तरीके की चीजें होती हैं तो जनता अच्छी तरीके से आपको अंतर करना जानती है। मैं इसलिए अपने छोटे भाई, बड़े भाई जो भी हैं उनसे विनम्र पूर्वक मैं आपसे कहूंगा कि अपना व्यू रखिए, जहां पर आपकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, जहां पर आपको लगता है कि यार यहाँ पर गलत है, ये विचारधारा सही नहीं हो रही हमारी पार्टी की और मुझे क्षेत्र हित में खड़ा होना चाहिए और मुझे क्षेत्र हित में बोलना चाहिए, तो आप क्षेत्र हित में आइए। ये नहीं, ऐसा नहीं कह के कि मैं पार्टी का विरोध कर रहा हूँ, नहीं, आप पार्टी का विरोध मत कीजिए। आप बोलिए कि मैं आज जो हूं, मैं एक आम आदमी के हैसियत से बोल रहा हूं, मैं आज इस मूवमेंट में इसलिए आया हूं क्योंकि मैं यहाँ का क्षेत्र का निवासी हूं, मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी हूं, ये हूं, अंतरी हूं, संतरी हूं, झंतरी हूं, ये इन चीजों में मत पड़िए, क्योंकि ये सब चीजें आपको ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ लेके जा रही हैं। क्योंकि देखिए वो जो नेता है, जो सभी नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, वो उसका कैरेक्टर चमकेगा क्योंकि आप उसको कॉपी कर रहे हैं या फिर उसके पीछे लगे हैं। इसको बोलते हैं पहाड़ी में पिछड़ लग्गू। तो पिछड़ लग्गू कभी भी आगे नहीं पहुंचता है, क्योंकि जैसे ही वो आगे पहुंचने की कोशिश करता है उसको लात मार के दुत्कार दिया जाता है, पीछे हो जाता है। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं। और यहां पर एक चीज मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पोखरिया जी की क्या हम कुछ इस तरीके की चीजें करें जो हमारा युवा है, जो युवा चाहता है। जैसे मैं ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता हूं कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स कैसे जाने, जैसे उसको आरटीआई की दिशा में कुछ काम वगैरह करने हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि भाई ये सब चीज़ें हैं इस तरीके की। तो मैं आपसे ये क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा कि आप थोड़ा सा युवाओं का मार्गदर्शन भी करें, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं तो आपकी हमेशा पॉजिटिविटी मेरे को मिलती है, मैं तो पॉजिटिविटी ही ग्रहण करता हूँ आपसे। तो मैं युवाओं के लिए आपसे चाहूँगा कि जो युवा जो राजनीति में नहीं है, कोई अपना काम वाम कर रहा है, कुछ चीज़ें कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो अगर उसको इस तरीके से आरटीआई से या फिर अपने राइट्स जानने हैं तो वो क्या करे, उस किस दिशा में जाए? देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी युवाओं से, अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि जीवन में सबसे पहले एक संकल्प ले लो कि अपने कंधे पर ही वजन लेके चलना। बिल्कुल सही, ठीक है दादा, अपने कंधे पे वजन लेके चलना। अब बात आती है कि अपने पैरों पे खड़ा होना। ठीक है, मेरे क्षेत्र में कई ऊर्जावान मेरे छोटे भाई हैं, उनमें मैं देखता हूँ कि आगे बढ़ने की क्षमता भी है, जोश भी है, एबिलिटी भी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्वयं बुनियाद तैयार करनी होगी। अगर आप स्वयं अपने हाथ से बुनियाद तैयार करेंगे ना, उसकी छत बहुत मजबूत होगी। बिल्कुल सही, वो इमारत काफ़ी मजबूत होगी। मैं शुरू में मुझे कष्ट लगता था आज से 20 साल पहले कि यार मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है, अपने माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे फ्रंट फुट बैटिंग करने के लिए मुझे छोड़ा, क्योंकि परिवार होता है मित्रों। तो आज जो है मुझे खुशी इस बात की होती है दादा कि मुझे किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। भारत का सबसे पहले युवाओं भारत का संविधान पढ़ो, नंबर 1 बात। फंडामेंटल राइट पढ़िए, हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 35 को जरूर पढ़िए। ठीक है, उसके बाद जो हमारे युवा नौजवान है, जब विकास की बात आती है, इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। जो आपने कहा ना अभी कि वो तो पैदल कर जाएंगे और हम पिछलग्गू ही बन जाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं आरटीआई, देखिए RS टोलिया साहब ने, जो तत्कालीन मुख्य सचिव थे उस टाइम, उन्होंने, और मुख्य राज्य के पहले राज्य सूचना आयुक्त बने श्रीमान RS टोलिया, रघुनंदन सिंह टोलिया जी, मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया। ये ब्रह्मास्त्र है मित्रों, इसको पहचानो। कैसे पहचानेंगे? अब जो हमारे युवा नौजवान है, जैसे हमें सूर्या नाले की, शेर नाले की प्रगति रिपोर्ट चाहिए दादा। ठीक, हमें रेलवे क्रॉसिंग पे हमें प्रगति रिपोर्ट चाहिए सड़क की, मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो डिजास्टर का काम है उसकी चाहिए। ठीक है, हाँ। आप बिंदु तैयार कर लीजिए। किसी नेता की खुशामद की जरूरत ही नहीं है ना, आपको तो ब्रह्मास्त्र दिया है। फिर वही हनुमान की ताकत वाला बल याद आ गया। हाँ। कि आपको तो सब कुछ दिया है ना, भारत के संविधान ने दिया है, राइट्स ने दिया है,
लॉ ने दिया है, तो बिंदु बना करके जैसे माना शेर नाला है, आप लिखिए एक्शन PWD कार्यदायी संस्था के लोक सूचना अधिकारी को कि आज की तिथि तक उक्त प्रगति रिपोर्ट बताएं। क्वांटिटी का जानना है तो सरिया क्या MM लग रहा है, इसका पूरा प्रोजेक्ट प्लान मांगिए, उसके बाद आपने गोला का मांगना है। तो इस तरीके से किसी भी क्षेत्र में आपको लगता है भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रगति रिपोर्ट जाननी है। इसमें लिखा है RTI में कि प्रगति रिपोर्ट, हाईकोर्ट ने भी माना है कि किसी भी राज्य में प्रगति रिपोर्ट अगर जाननी हो तो RTI सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। RTI को हमने, बहुत अच्छी बात आपने एक दिन भट्ट जी मुझसे कही थी, इसको हथियार के रूप में नहीं, इसे औजार के रूप में इस्तेमाल करना है। औजार का मतलब जिससे सारे नट खुल जाते हैं, ठीक है। तो मैं युवाओं से यही आह्वान करूंगा मित्रों, अपने इस जीवन को देखो, जीवन अनमोल है, ठीक है, जीवन अनमोल है, बार बार नहीं मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि आपसे युवाओं ऐसे पिछड़कू मत बनो। आप 5 समस्याओं को लेके गांव, अभी पंचायत के चुनाव आएंगे, कई युवा नौजवान लिखेंगे बोर्ड में कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील, इतना लिख देंगे कि पूरा पढ़ा नहीं जाता। हाँ। या गलत है। अब फिर जनता के ऊपर बात आती है। अब जनता जब उनके पास वो लोग वोट मांगने जाते हैं तो जनता ने उनसे पूछा कि तूने समाज सेवा कब की, तू कर्मठ कब बना, तू जुझारू कब बना, या तू समाज सेवक कब बना, दिल से बताओ। सही बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने फिर कहा ना, जनता जिस दिन जागरूक हो गई, मैं इसलिए तो वोट की राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं पहले जनता को जागरूक कर दे रहा हूं। मैं अगर वोट मांगूंगा, भगवान ने चाहा कभी गलती से मुझे मांगना पड़ा वोट, या कहीं अब आगे से मेरी किसी ने कोई राजो लिख दिया, बहन तो है ही नहीं, अगर लिख भी दिया माना, तो मैं पहले इनको मजबूत कर ले रहा हूं दादा। हाँ। यानी कि मैं तुम्हें इतना मजबूत कर दूंगा, तुम्हें इतना जगा दूंगा, मैं एक जागरूक प्रहरी की तरह भट्ट जी मैं काम करूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो मैं युवा तुमसे यही कहना चाहता हूँ, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को विकसित करो, अपनी ताकत को विकसित करो, अपने घर पे अधिकांश समय दो। मेरा स्टडी रूम है दादा, मैं पढ़ता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय में आप सबके आशीर्वाद से भुवन पोखरिया जैसा अनपढ़ गवार आदमी, गांव का आदमी, एक गरीब आदमी, वो माननीय उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश महोदय के सामने, डबल बेंच के सामने जनहित याचिकाओं में बहस करता है इन पर्सन के रूप में। ये जनता का ही तो आशीर्वाद है, आपका ही तो आशीर्वाद है। अगर मुझे ईश्वर ने थोड़ा ज्ञान दिया है, सीखने की तो कोई उम्र है नहीं दादा, मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ। और वो कहते हैं कि झांझी में टांगने तक, चिता में भड़ीने तक भी आदमी सीखता है। यही मेरा मॉरल भी है। तो मैं युवाओं तुमसे कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे वकील आप लोगों में से बन सकते हैं, मालूम, आप लोगों को लॉ करना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान सर्वोपरि है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति महोदय भी भारत के संविधान में बंधे हुए हैं। हाँ। वो हमारा भारत का संविधान है। हाँ। और सभी को भारत के संविधान में अपने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार मांगने का अधिकार है। तो युवाओं, आज की इस प्रभाती की बेला में बड़े भैया के साथ मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं। देखिए, गौशाला पे बात करता हूं थोड़ा सा। आज देखो, गोलापार चुरगलिया में इतनी दुर्दशा गौ माताओं की हो रही है, इतनी दुर्दशा गौ माताओं की हो रही है। शराब भट्टी तो खोल दी दादा, फिर सच्चाई की बात आ गई, गौशालाएं क्यों नहीं खोली, दिल से बताइए आप। और वही गौ माता की पूंछ, जब आदमी मरता है तो गौ माता बच्चिया लाओ कहते हैं, बच्चिया ना, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण भी हूँ और पंडिताई का भी काम, वृत्ति का काम भी हम लोग करते हैं। तो आपने देखा गौ माता की पूंछ मंगाई जाती है दादा, और उसकी बैतरनी और उसका सारा सिस्टम किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और गौ माता की ये दुर्दशा है। और शास्त्र में लिखा है गौ माता हमों को बैतरनी पार कराती है, मोक्ष की प्राप्ति कराती है, यानी कि मरे हुए व्यक्ति को शुद्धिकरण का पूरा कार्य गौ माता, ठीक है। गौ माताएं गोलापार चुरगलिया में इतनी भयंकर दुर्दशा है, पूछो मत आप। ठीक हो गया। अब वो भी कहां जाएं दादा, बताइए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शराब की भट्टियां इतनी जरूरी हो गई दादा। मैं फिर यहां पर भाजपा को एक बात कहना चाहता हूं। आप ही तो कहते हो ना, श्री राम जय श्री राम कहते हो आप। अरे श्री राम भी गौ माता से ही हैं। श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु का अवतार है दादा, मानते हैं ना? बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो आज गौ माताओं की दुर्दशा हो रही, इतने भाजपा के नेता हैं, एक पोस्ट दिखा दो आप, ये लंबे कुर्ते पैजामे, सफेद कुर्ते पैजामे वाले जितने नेता हैं, ये अंडल मंडल जितना सिस्टम है इनका, एक भाजपा का नेता दादा मुझे एक पोस्ट दे दे कि गौ माताओं की रक्षा, गौशाला का निर्माण, गौ माता की दुर्दशा हर हाल में बंद होनी चाहिए, सारे काम छोड़कर गौशाला बनाओ, ऐसा कहा किसी ने? यहाँ के MP का दिखा दो मुझे, सांसद जी का, यहाँ के MLA जी का दिखा दो आप, गलत है तो बताइए। शराब भट्टियां खोलना इतना जरूरी हो गया दादा, माल्टा और अंगूरी हैं। तो ये सारी ये हकीकत है, क्योंकि सच्चाई है। मेरी सच्चाई कई लोगों को पचेगी भी नहीं, लेकिन सच्चाई भगवान ने सुननी चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों के मुंह लगता ही नहीं हूं, क्योंकि ऐसे अज्ञानी
लोगों के मुंह लगने का मतलब अपना टाइम आप खराब कर रहे हो। हाँ। युवा ये भी तुमसे कहना चाहता हूँ कि ज्यादा दुकानों में बैठना, ज्यादा बहस में पड़ना, ज्यादा बहस में पड़ना, शादी ब्याहों में देखना आप कुर्सियां डाल के बैठ जाएंगे लोग, हाँ। पीपल पानी में देखो, वार्षिक श्राद्धों में देखो, जिनका कोई काम नहीं है, स्पष्ट कहना चाहता हूं, वो बात क्या करेंगे वहां मोदी की। अरे तेरे गांव की गौ माताएं घूम रही हैं बेसहारा, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनकी दुर्गति हो रही है, जब तू मरेगा तो तुझे भी गौ माता की पूंछ चाहिएगी, या गलत है तो बताइए। सही बात है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब गौ माता वहां उतनी जरूरी है वहां पर तो, क्योंकि तुम मर गए, तुम्हारा क्लियरेंस तो होगा नहीं जब तक गौ माता की पूछ नहीं होगी। गलत है बताइए आप। सही बात। ब्राह्मण भी हूं ना, वृत्ति भी करता हूं, पंडिताई भी करता हूं, शास्त्र भी पढ़ता हूं, तो आप ये बताइए दादा कि उस समय गौ माता की पूछ इतनी जरूरी है, हाँ। तो उस समय काली कुत्ते की पूछ क्यों नहीं पकड़ा देते हैं, ये बताओ। सही बताइए बात ना है, आप। बिल्कुल सही बात है। जब आदमी मरता है तो हाँ। जब तुम शराब भट्टियां खोली रहे हो दादा, सब सारे विनाश के तुम काम खोली रहे हो, तो अब गौ माता की जगह जो है काली कुतिया की, जो काली कुतिया भी वो जो बाल झड़ी हुई, जिसको लूता लगा हो, उसकी पुछड़ी पकड़ाओ तुमको, या गलत है तो बताओ, क्योंकि गौ माता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। गौ माता मेरी आराध्य है, मेरे धर्म की रक्षा करने वाली है, ब्राह्मण व्यक्ति हूं, गौ माता की पूछ से हम सबका तारण होता है दादा, है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं युवाओं, गौशाला के निर्माण के लिए आगे आओ, गौ माता की रक्षा के लिए आगे आओ। अरे गौ माता को गौग्रास तो दो, शुरू तो करो मित्रों, देखो चमत्कार का। युवा तुमसे भी कहना चाहता हूं, जो कुंठित युवा हैं, बेरोजगार हैं, तमाम चीज से परेशान है, एक नियम कर लो, अपने घर की गौ माता की, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने घर की गौ माता की रक्षा कर लेगा तो सारी गौ माता की रक्षा बिल्कुल सेफ हो जाएगी। है हाँ। दादा, कहां से आएंगी गौ माताएं? अधिकांश गौ माताएं जो घूम रही हैं, हाँ। बड़े भाई, वो वही हैं जो हमने छोड़ दी हैं। मतलब हम इतने मतलबी बन गए हैं। देखिए कितना निर्लज्ज हो गया आदमी। आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक तुमने उसका दूध जितना चूरना था, हाँ। जितने उसके थौन निचोड़ने थे निचोड़ दिए, ठीक है दादा। अब वो दूध देने लायक नहीं, तुमने उसको खेत दिया, ठीक हो गया, यानी कि तुमने उसका तिरस्कार कर दिया। तो जब तुमने गौ माता का तिरस्कार कर दिया, इतना बड़ा गोलापार चुर्ग लिया है दादा भट्ट जी, हैरत की बात है। हमने तो डीएम से कहा, नैनीताल के डीएम से, मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल भी रहा है चुरगलिया में, 8.5 बीघा जमीन जो हमारी खाम की जमीन है हनुमानगढ़ी के बगल में, हाँ। चाहे वो 10 साल में पूरा हो। अरे कम से कम मुझे गर्व है कि मैं गौ माता की गौशाला के लिए लगा हूं दादा, आज नहीं तो कल। वो भी सफलता इसलिए नहीं मिल रही कि जनता, हाँ हाँ, बताइए ना, आओ मेरे साथ 500-700 लोग, अगर 15 दिन के अंदर चोरगलिया गोलापार का 1000 व्यक्ति सड़क पर आ जाओ, वोट वोट के लिए नहीं मांग रहा हूं तुमसे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा वोट वोट। अरे गौ माता की अगर बात करते हो, श्री राम की अगर बात करते हो, धर्म की अगर बात करते हो, सबसे बड़ी बात हो, हिंदू हिंदू कहने वाले लूटे वो कहां हैं बताओ। हिंदू धर्म की कैटेगोरी क्या है? हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कैटेगोरी है भट्ट जी, गौ माता की रक्षा, बिल्कुल है। तो इसलिए कहना चाहता हूं युवाओं, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों, हम सबको अपने मुख्य ज्वलंत समस्याओं के लिए लड़ना होगा। सबसे पहले आप लगिए इस समय बाढ़ सुरक्षा के लिए युवाओं, ठीक है, अंतर्मन से लगिए, और तुम्हारी मेहनत ऊपर वाला देख रहा है। ये चमकने चुमकने से, मोबाइल में डालने से कोई नेता नहीं बना आज तक, लिख लो कागज में, ये तो सब उजाड़ने के काम है। कई लोग जमीन बेच दे रहे हैं, मालूम है आपको? सही बात है। नए लोग फीता लगा दे रहे हैं, फीता मुझे लगा वो भी दे चिंता रहे है। हैं। और गाड़ियां इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हाँ, खरीद ली है, बताओ। और वो नेतों के पीछे, हाँ, नेतों के पीछे अपनी जमीन बेच के, हाँ, एक फॉर्च्यूनर ले ली, हाँ, एक हाँ। स्कॉर्पियोस ले ली, ठीक है दादा, और नेता के पीछे लग गए। एक अधिक से अधिक क्या मिलता है? झंडा लगाने को मिल जाता है दादा, ठीक है, बस। ये मिल जाता है आजकल के युवाओं को। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं बच्चों, मेरे युवा नौजवानों, भाइयों, कि मैं इस चीज को, इस पीड़ा को महसूस करता हूं। देखो, न जमीन रहेगी न घर बार रहेगा, फिर ये नेतागिरी ऐसी है। नेतागिरी एक ऐसी दुष्ट चीज है, ये सुलेमानी कीड़ा है, ये ऐसा सुलेमानी कीड़ा है दादी, ये जब काटता है ना, ये नमान और डेमोक्रान से भी नहीं मरता है, ठीक है। मैंने तो बड़ी मुश्किल से नीम का एक दवाई बनाई, उससे अपना ये सुलेमानी कीड़ा मरवाया, तब जाके दादी आज मैं बढ़िया अपने माता, मेरा पहला धर्म, मेरे घर में नर और नारायण है, मेरे माता पिता की सेवा, मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। उसके बाद जो भी समय मिलता है मैं जनता के लिए खर्च करता हूं। मैं किसी से आज तक, कोई आप देख लो, मैं किसी से आंदोलन में चल नहीं कहता हूं। अरे तेरे को होश नहीं है कि बाढ़ सुरक्षा के लिए अब होता क्या है? अरे वो तो भुवन पोखरिया का आंदोलन है। हाँ हाँ, देखिए मतलब ना टेंडेंसी। अरे मैं तो न भाजपा न कांग्रेस न किसी का, मैं तो अपने कंधे पे वजन लेके चलता हूं। और आज एक बात और कहना चाहता हूं भट्ट जी, प्रभाती की बेला में इसको समाप्त करते हैं फिर। मैं इतना काम क्यों करता हूं, इसके पीछे भी एक रीजन है दादा। 2012 में मैंने विधायक का चुनाव लड़ा दादा, क्योंकि मुझे भी सुलेमानी कीड़ा 2012 में ही काट गया, ठीक है। 2012 में मैंने विधायक का चुनाव लड़ा, और 2012 के विधानसभा चुनाव में मेरी चोरगलिया क्षेत्र, यानी कि मैं उस क्षेत्र के लिए क्यों मरता हूं, क्यों प्यार करता हूं अपनी चोरगलिया क्षेत्र से, वहां की जनता से, वहां की मातृशक्ति से क्यों प्यार करता हूं। 2012 में जब मैंने विधायक का चुनाव लड़ा,
हरीशचंद्र दुर्गापाल जैसे कद्दावर नेता, उनके खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा, क्योंकि मैं तो परीक्षा में बैठ रहा था। मैंने कहा कम से कम ये तो जानो परीक्षा है क्या, ठीक है। तो मेरे चोरगलिया क्षेत्र की जनता ने प्रत्येक बूथ से मुझे नंबर 1 पे रखा, मुझे नंबर 1 पे रखा भट्ट जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2014 में मैंने फिर जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, उसमें भी चोरगलिया की जनता ने मुझे नंबर 1 पायदान पर हर बूथ से भुवन पोखरिया को, चाहे 2012 का एमएलए का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का हो, मेरे चोरगलिया क्षेत्र की जनता ने मुझे नंबर 1 में रखा। तो आज मैं उस कर्ज को उतारने का काम कर रहा हूं, इसलिए दिल से काम करता हूं। मैं विधायक ही समझता हूं अपने को, और विधायक से ज्यादा काम करता हूं, गर्व से कह सकता हूं। बिंदास काम करता हूं, पढ़ता हूं, अध्ययन करता हूं, एक्ट देखता हूं, शासना देती, ये नहीं कि खाली मुंह से कह दिया। तो इसलिए भट्ट जी मैं काम करता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता ने, अगर मुझे मेरे क्षेत्र की जनता 0 कर देती, देखिए आप मेरा मोरल कहां गिर जाता। अगर मेरे क्षेत्र की जनता चोरगलिया से ही मैं 0 हो जाता हर बूथ में, तो मेरा मनोबल टूट जाता दादा। मैं इतना संघर्ष नहीं कर सकता था। जब तक मेरे घट में प्राण हैं, मैं चोरगलिया क्षेत्र की जनता के लिए कोई पद मिले ना मिले, चुनाव लड़ूं न लड़ूं, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैं कितना कर सकता हूं मनुष्य जीवन में आके अपने क्षेत्र की जनता के लिए, कैसे उनका ऋण चुका सकता हूं, यही कहना चाहता हूं। और सभी से कहना चाहता हूं, आओ हम सब मिलकर, ऐसे उदित भट्ट जी जैसे हमारे पास भैया हैं जो ज्वलंत समस्याओं को, देखो आप कैसे ये उन ज्वलंत समस्याओं को लेते हैं, उसके समाधान की बात करते हैं, उसको रीड करते हैं, जनप्रतिनिधियों के वर्जन लेते हैं, अधिकारियों के वर्जन लेते हैं। जब ऐसे ईमानदार पत्रकार हमारे साथ हैं तो फिर कमी कहां पर है बताइए। आओ हम सब मिलकर मित्रों, युवा नौजवानों, अपने कीमती समय को, अपने अनमोल जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाएं और अपने क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए बाढ़ सुरक्षा, गौशालाओं का निर्माण, अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उच्चीकरण, डॉक्टर्स की व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और भगवान ने चाहा, भट्ट जी आपका आशीर्वाद रहा, 1 महीने के अंदर मैं पूरी तैयारी कर लूंगा। और 1 महीने के बाद ईश्वर ने चाहा नौजवानों, मैं एक युवा सम्मेलन रखूंगा। बहुत जरूरी है वो। ये युवा सम्मेलन रखूंगा, वो इसलिए रखूंगा युवाओं से कि उनकी भावनाओं को भी जानूंगा। प्रत्येक युवा को अपनी बात करने का मौका दिया जाएगा और ऐसे बुद्धिजीवियों को उसमें बुलाऊंगा जो बेरोजगारी के बारे में, जिनके पास प्लान हो कि हम कैसे बेरोजगारी दूर कर सकते हैं दादा, कैसे एचएमटी के इस खंडहरों को हटा करके वहां बढ़िया डेवलपमेंट किया जाए। ऐसे ही दादा आपको मालूम नहीं, मैं ले जाऊंगा आपको पटुआ डांगर में एक जगह है दादा, पटुआ डांगर में 200 नाली जमीन है हमारे पास, क्या खूबसूरत जमीन है, एक पेड़ भी नहीं कटना है। इन जगहों पर आप रोजगार के खोलिए ना दादा, साधन खोलिए, बिल्कुल सही बात है। इस पहाड़ को आगे बढ़ाइए। मैंने आपसे कहा ना, हमें पॉजिटिव रोजगार चाहिए, सकारात्मक रोजगार चाहिए। बॉडरेशन, ये खनन फनन, ये दुनिया भर की चीजें, ये शराब, ये सब क्षेत्र के विनाश का कारण होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भट्ट जी कि सब लोग मिलकर के काम करें, क्षेत्र के लिए काम करें और काम जमीनी स्तर पर दिखे। युवाओं, तुमको एक संदेश देना चाहता हूँ, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती को, बगावत हो तो ऐसी हो, बगावत हो तो ऐसी हो। ऐसी बगावत होनी चाहिए, काय के लिए होनी चाहिए? अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, गौशालाओं के निर्माण के लिए, आईएसबीटी के निर्माण के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए ऐसा संकल्प लो ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। मैं एक चीज़ आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए मैं कोई सर्टिफाइड कोई पत्रकार तो हूँ नहीं, मैं अपने आप को सिर्फ एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मानता हूँ और वही चीज़ कहता हूँ कि आप सब लोग भी देखिए, जब मैं कोई अनोखा काम नहीं कर रहा हूँ, जैसे बड़े भाई ने कहा कि आप भी अपने को इस तरीके से तैयार करके चीज़ों को पूछ सकते हैं और पूछ के आप लोगों से, क्योंकि क्वेश्चन पूछना जैसे बड़े भाई ने बताया कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसके लिए आप संविधान की किताब को पढ़िए और दूसरा जानने की कोशिश कीजिए अपने बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में। देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है या बॉम्बे में क्या हो रहा है वो एक जनरल नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन उससे आपका या मेरा भला नहीं होने वाला है। यही बात पोखरिया जी कह रहे हैं और मैं सिर्फ अपने आप को एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मानता हूँ और मैं वही हूँ फिलहाल। और आप सबके जैसा इस तरीके की चीज़ों को आपके इर्द गिर्द जो घूम रहा है उसको मैं थोड़ी सी धूल हटाने का, धूल साफ करने का काम करता हूँ। बस यही मेरा काम है और आप सभी का प्यार मुझे मिलता है। और बड़े भाई आप लोगों का, आप जैसे बुद्धिजीवी जो है उनके संपर्क में मैं जब से आया हूँ तो मुझे चीज़ें सीखने को ही मिली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने व्यस्ततम समय से आपने समय दिया, आप फिर आज कोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। आप दुनिया भर की चीज़ें और बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपके सिर पे हैं। मैं ईश्वर से आपके स्वास्थ्य की और आपके जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको
हमेशा सदा सहाय रहें आपके साथ, ताकि आप क्षेत्र हित में और चीज़ें भी कर सकें। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं भट्ट जी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और जितने भी लोग हमको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, जनता तक जो मैसेज जा रहा है, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को कर्म करना है, कर्म प्रधान है। देखिए, मैं तो सुबह निकल जाता हूं भट्ट जी, मैं न किसी को अपने साथ ज्ञापन देने के लिए बुलाता हूं, मैं अकेला भी ज्ञापन दे आता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ना कि संविधान क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है। इन नेताओं के पीछे, इन पिछलग्गों के पीछे लगने से तो अच्छा है कि अपने घर में शाम को सब्जी बना लो। तो बताइए। तो इसलिए युवाओं, हमारे भट्ट जी हम सबको विकास की धरोहर से जोड़ रहे हैं, और मुझे विश्वास है भट्ट जी कि हम सब लोग अगर मिलकर काम करें, राजनीति का अध्याय किनारे करते हुए, दलगत गंदी राजनीति को किनारे करते हुए, केवल एक चीज कहना चाहता हूं, मुख्य ज्वलंत मूलभूत समस्याएं। टारगेट क्या रहे दादा कि मेरे क्षेत्र का विकास कैसे होगा, मेरे क्षेत्र को रोजगार कैसे मिलेगा, और मेरे क्षेत्र की मूलभूत ज्वलंत समस्याओं का समाधान कैसे होगा। हम सब लोग मिलकर इसके लिए काम करेंगे, यही संदेश देना चाहता हूं भट्ट जी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में ऐसी ज्वलंत चीज़ों को लेकर आते हैं कि जिससे मेरा साहस बढ़ता है, मुझे काम करने में अच्छा लगता है। और आपने देखा कि हम लोग तो सर पे कफन बांध के निकलते हैं दादा, क्योंकि हमको मालूम है कि आप भ्रष्टाचार के लिए बोलेंगे तो आपके ऊपर हमला भी होगा, मुकदमे भी लगेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन परम पिता परमेश्वर की छत्र छाया जब तक है, देवों के देव महादेव बाबा भोलेनाथ की छत्र छाया जब तक है, संघर्ष करेंगे, और संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। यही युवाओं से कहना चाहता हूँ। युवाओं, बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी, जय। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो इस वीडियो को देख रहे थे, हमारे साथ बने हुए थे। मैं सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है दूसरों तक पहुंचे, और कोई युवा, कोई इस तरीके का व्यक्ति जो बेचारा निराशा में है, वो क्या पता बड़े भाई की कोई एक बात लेकर उसके जीवन में आशा का संचार हो। बस यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस वीडियो को जो बाद में देखेंगे उनका भी धन्यवाद, लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।